ओम शांति। ओम शांति। गुड इवनिंग। मैं स्वाति आज इस सत्र में सिंगापुर ब्रह्म कुमारीज की तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि आज हम यहाँ पर डॉक्टर अदिति सिंघल को सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं, तो मैं डॉक्टर अदिति सिंघल का इस सभा में स्वागत करती हूँ। वेलकम डॉक्टर अदिति। थैंक यू सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति सिस्टर। और साथ ही ये भी बताना चाहूंगी सिस्टर कि आज यहाँ पर न केवल सिंगापुर के हिंदी बोलने और समझने वाले भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, बल्कि और भी कई देशों के भाई बहन जो हिंदी बोल और समझ सकते हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। तो आप सबको मैं अपनी गेस्ट का परिचय थोड़ा सा देना चाहूंगी। डॉक्टर अदिति सिंघल गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर हैं। वह एक स्मृति प्रशिक्षिका, लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। स्मृति और तेज गणना के लिए उनका नाम 3 बार, जी हाँ दोस्तों, 3 बार लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। डॉक्टर अदिति सिंघल एक राजयोग प्रशिक्षिका भी हैं तथा राजयोग के माध्यम से अपने जीवन को कैसे खुशहाल बना सकते हैं, इस ज्ञान के द्वारा उन्होंने लाखों लोगों को लाभान्वित किया है। आपने अधिकतर कार्य यूथ, स्टूडेंट और पेरेंट्स के साथ किया है। अब मैं सिंगापुर ब्रह्म कुमारीज की नेशनल कोऑर्डिनेटर लक्ष्मी बहन से अनुरोध करूंगी कि वह डॉक्टर अदिति सिंघल का फूलों के द्वारा स्वागत करें। Om Shanti, Aditi Ben, very warm welcome to you to Singapore. And we remember you very fondly from, I think, 3 years ago when you came before COVID. And it's very wonderful to have you with us again today. And I'm sure that everyone needs to hear what you're going to say today. Parenting has become very difficult, I think, nowadays. And so I'm sure you'll give them invaluable tips to help them to do their jobs a little better. So on behalf of the Singapore family, please accept some flowers from all of us. Thank you so much, sister. Thank you. Thank you for this warm welcome. अपनी ऑडियंस से भी मैं अनुरोध करती हूँ कि आप भी अपने वीडियोस ऑन करके डॉक्टर अदिति का वेलकम करें। तो डॉक्टर अदिति से हम जानेंगे कि कैसे हम खुद खुशहाल रहकर अपने बच्चों की खुशी खुशी प्रभावकारी पालना कर सकते हैं। तो डॉक्टर अदिति, आप क्या हमें कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स दे सकते हैं कि आज के इस तेज रफ्तार के समय में कैसे हम खुद को भी खुश रखें, अपने बच्चों को भी खुश रखें, अपने संबंधों में संतुलन भी बनाए रखें और उनकी प्रभावकारी पालना भी कर सकें। तो और मैं ऑडियंस से बोलना चाहूंगी कि इस टॉक के दौरान यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न आता है जिसका आपको डॉक्टर अदिति से क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो चैट बॉक्स ओपन है, आप अपना क्वेश्चन वहां पर पोस्ट कर सकते हैं। सत्र के अंत में हम डॉक्टर अदिति से उसके जवाब पूछेंगे। ओवर टू यू सिस्टर नाउ। Thank you, Lakshmi sister. Thank you, Swati sister, for this warm welcome. मैं भी अपनी तरफ से सभी सिंगापुर के हमारे भाई बहन और भी जो देश विदेश से आज भाई बहन जुड़े हैं इस सेशन के लिए, सभी का बहुत दिल से स्वागत करना चाहूंगी। पेरेंटिंग एक ऐसा टॉपिक है, इनफैक्ट मैं जैसे स्वाति बहन ने कहा कुछ प्रैक्टिकल टिप्स, तो प्रैक्टिकल तो आज हम बात करेंगे ही, क्योंकि मैं भी खुद 2 टीनेज बॉयज की मदर हूँ और समझते हैं आज हम सभी इस बात को कि जहाँ पर पेरेंटिंग या पेरेंट्स बनना ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य है और इससे सुंदर रिश्ता नहीं हो सकता बच्चे और माता पिता का। जैसे हम परमात्मा के साथ अपना रिश्ता शेयर करते हैं, संबंध को जोड़ते हैं कि वो हमारा पिता है और हम उसके बच्चे हैं, तो इसी रूप से ये संबंध बहुत सुंदर है। लेकिन कहीं पता नहीं कैसे सब कुछ अच्छा होते हुए भी आज इस संबंध के बीच में कुछ ऐसी दीवारें खड़ी हो गई हैं जिसको हम जनरेशन गैप का कई बार नाम दे देते हैं, या हमें लगता है कि पेरेंटिंग बहुत मुश्किल है। आजकल के यंग कपल्स कई बार पेरेंट्स बनने से पहले इतना टेंस हो जाते हैं इस बात को लेकर कि पेरेंटिंग तो बहुत मुश्किल है। तो ये इतनी मुश्किल कैसे हो गई? ये कितना सुंदर रिलेशन, हमारे जीवन का सबसे सुंदर रिलेशन, ये शायद मुश्किल इसलिए हो गया क्योंकि समय की रफ्तार के साथ जैसे चीजें कुछ बहुत तेजी से परिवर्तन हो रही है और उसके साथ हमारे संबंध, हमारे परिवार, हमारा लाइफस्टाइल जो है वो इतना तेजी से परिवर्तन हो रहा है। पहले परिवार में बड़े होते थे, जॉइंट फैमिली होती थी, तो बच्चे कब पल जाते थे, सबके बीच में रहते हुए बहुत कुछ सीख जाते थे।
तो माता पिता के ऊपर इतना टेंशन नहीं होता था। लेकिन आज न्यूक्लियर फैमिलीज के चलते और वहां जहाँ दोनों पेरेंट्स वर्किंग भी हैं, टाइम की भी कमी है और बच्चों को क्वालिटी टाइम भी देना है, उनकी हर जरूरत को भी पूरा करना है, तो ऐसे में कई बार चैलेंज सामने आता है। तो क्या छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखें, आज हम इस सेशन में उसको रिफ्लेक्ट करेंगे। मैं शुरुआत करना चाहूंगी एक छोटी सी कहानी से, जिसको हम अपने जीवन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कि एक बार दो पड़ोसी थे। एक वृद्ध व्यक्ति था, रिटायर्ड टीचर था, और एक बहुत ही यंग डायनामिक पर्सन, फुल ऑफ एनर्जी। और दोनों ने सोचा, अभी ये ब्रह्मा कुमारी का कल्प तरु प्रोजेक्ट चला, उसके विषय में भी हो सकता है थोड़ा सा बाद में आपको बताया जाए। तो उसमें हम सभी भारत में विशेष प्रयास कर रहे हैं कि हरा भरा भारत बनाएं, दुनिया को फिर से उसमें ग्रीनरी लेकर आए। तो इस प्रोजेक्ट के चलते उन दोनों पड़ोसियों को मन में उमंग उत्साह आया कि हम भी क्यों ना ऐसा करें कि अपने घर के बाहर जो जमीन है उसको हरा भरा बनाए, खूब सारे पेड़ पौधे सुंदर सुंदर लगाए। तो दोनों ने लाकर बहुत अच्छे से बीज लेकर आए वो, और पौधे लगाए, और दोनों ने उनका केयर करना शुरू किया अपने अपने गार्डन का। और कुछ ही समय में बहुत सुंदर सुंदर पौधे, कुछ छोटे छोटे पौधे, कुछ बड़े, ऐसे डेवलप होने लगे। और खासकर वैसे तो दोनों ही ध्यान रखते थे, लेकिन जो ये यंग डायनामिक पर्सन था, ये कुछ अपने पेड़ों के प्रति ज्यादा ही इसका अटेंशन रहता था, बहुत प्यार रहता था, और समय समय पर पानी देना, खाद देना, जरूरत से ज्यादा उनका ध्यान रखना, सब कुछ करता था। एक दिन क्या हुआ कि बहुत तेज आंधी आई, और जब रात को आंधी आई, बड़े बड़े पेड़ भी काफी नुकसान हुआ। तो दोनों जब सुबह अपने बगीचे में निकले देखने के लिए कि हमारे बगीचे में कितना नुकसान हुआ है, तो देखा कि जो यंग पर्सन था उसके काफी सारे पौधे जो थे वो उखड़ गए थे, और जो ओल्ड पर्सन था उसके पौधे कोई एक दो ही उखड़ा होगा, लेकिन बाकी सब ठीक थे। तो ये देखकर उस व्यक्ति को बड़ी हैरानी हुई कि मैं तो इनसे भी ज्यादा ध्यान देता हूँ, तो मेरे पौधे कैसे जड़ से उखड़ गए। तो उसने जाके पूछा उनसे कि मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने ऐसा विशेष क्या किया कि आपके पौधे ठीक सलामत हैं। तो आप शायद मेरा इशारा समझ गए होंगे कि इस कहानी का क्या भाव है। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि मैं भी इन पौधों को पानी देता हूँ, खाद देता हूँ, समय पर सब कुछ देता हूँ, लेकिन इतना ही देता हूँ जितना कि इसकी जड़ें मजबूत हों, और वो जड़ें खुद नीचे की तरफ ग्रो करें और जमीन में नीचे जाकर अपने लिए और पानी लाने का प्रयास करें, जिससे कि जड़ें मजबूत भी हुई, गहरी भी हुई, और उनकी पकड़ जमीन के अंदर स्ट्रॉन्ग हुई। इसलिए जब आंधी आई तो वो उखड़े नहीं। और तुम क्योंकि जरूरत से ज्यादा ध्यान देते हो, तो उसके वजह से जो जड़ें थी उनको अपने आप मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सब कुछ समय पर ऐसे ही मिलता रहा। तो वो जो उनके अंदर ताकत आनी चाहिए थी या क्षमता आनी चाहिए थी, वो नहीं आई। तो इस कहानी से हम समझ सकते हैं कि क्या इशारा है हमारी पेरेंटिंग की तरफ। कई बार हम भी अपने बच्चों की जरूरतों को, जिसको अभी हम कोर्ट्स में सुन भी रहे थे कि गिव 100% टू व्हाट योर चिल्ड्रन नीड, बट गिव ओनली 25% व्हाट योर चिल्ड्रन वांट। तो नीड और वांट में बहुत फर्क है। बच्चे को किस चीज की जरूरत है, माता पिता समय से पहले उसकी तैयारी करते हैं। बच्चा अभी गर्भ में ही होता है, लेकिन उसके आने की तैयारियां पहले ही शुरू हो जाती हैं। लेकिन कई बार हमने जरूरतें जो है और जो बच्चों को चाहिए, उन दोनों को कहीं मिक्स कर दिया है। और हम समझते हैं कि हमारे जीवन में हमें जो फैसिलिटीज नहीं मिली, जो हमें कंफर्ट्स नहीं मिले, हम अपने बच्चे को बचपन से दें। इसलिए आज बच्चे एसी में पैदा होते हैं, कंप्यूटर के युग के बच्चे हैं, हर फैसिलिटी उनको अपने आप ही बिना सोचे समझे ही मिल जाती है। तो इसलिए जो लाइफ में स्ट्रगल या अपने आप मेहनत करनी चाहिए, वो आज के बच्चों को ये करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और उसका कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हम ही हैं, हम पेरेंट्स ही हैं। तो मैं शेयर करना चाहूंगी आपके साथ अपनी छोटी सी पीपीटी, जिसके थ्रू हम कुछ बातों को आज समझेंगे। आई होप सभी देख पा रहे होंगे प्रेजेंटेशन। तो बच्चा भी जो है वो एक बीज की तरह है, जिसको हर प्रकार का पोषण चाहिए। जैसे उस बीज को हवा, पानी, धूप, खाद, जगह, प्रॉपर स्पेस, हर चीज चाहिए। इसी तरह बच्चे को भी स्नेह भी चाहिए, दुलार भी चाहिए, समय पर प्रोटेक्शन भी चाहिए। जो जो उसकी नीड है, हर बच्चे के अंदर जो वो जो बीज है, उसमें एक बहुत सुंदर व्यक्तित्व छुपा हुआ है। जैसे बीज के अंदर जिस भी चीज का वो बीज है,
उसके अंदर ऑलरेडी वो पोटेंशियल है ग्रो होने का, अगर उसको सब चीजें सही मात्रा में सही समय पर मिले तो इसी तरह हर बच्चा अपने में, पहली बातों में ये समझना बहुत जरूरी है कि हर बच्चा अलग है। जैसे हर बीज अलग होता है, अब आम का भी बीज है तो कितनी वैरायटी है आम की भी, है ना। और आम के बीज को बोकर अगर हम सोचे इसमें से खरबूजा निकले तो ये तो हमारी नासमझी है। इसलिए हर बीज यूनिक है और हर बीज के अंदर अपनी क्षमताएं हैं निखरने की, बाहर आने की, लेकिन प्रोवाइडेड अगर हम उसको सब चीजें सही मात्रा पे और सही टाइम पे दें। बट इम्पोर्टेंट कई बार ये हो जाता है कि इस बैलेंस को कैसे बनाएं। तो नर्चर बैलेंस जहां पर हम देखते हैं अगर हम टू मच देते हैं, जितनी बच्चों को जरूरत नहीं है उससे ज्यादा हम देने की कोशिश करते हैं, तो कई बार ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, उनको अपनी स्किल्स डेवलप करने नहीं देते, इंट्रूसिव हो जाते हैं, टू मच इन्वॉल्व, टू मच अटैच्ड। एंड यहाँ पर जो बच्चे बड़े होते हैं वो एक अपनी स्पेस बनाना चाहते हैं, वो हर एक के साथ मिक्स नहीं होते, ईगोसेंट्रिक होते हैं। और जहां पर हम बहुत कम देते हैं, इग्नोरेंस रहती है पेरेंट्स की साइड से, ठीक है जैसे बच्चे पल रहे हैं वैसे ठीक है, तो ऐसे में इमोशनली बच्चे डिस्टेंट हो जाते हैं, माता पिता से इतना क्लोज नहीं हो पाते, रिलेशंस नहीं डेवलप कर पाते, एक दूसरे के बीच में जो ट्रस्ट होना चाहिए, जो प्यार होना चाहिए, वो डेवलप नहीं कर पाते। तो एक बैलेंस की जरूरत है। इसलिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, ब्रह्मा कुमारी में, हमें परमात्मा जो हमारे सुप्रीम पेरेंट है, वो एक बहुत सुंदर बात हमको सिखाते हैं कि हमको लव और लॉ का बैलेंस बना के चलना। अब बच्चों की परवरिश में लॉ का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जहां हमें बच्चों को बहुत ही प्यार से परवरिश करनी है, लेकिन साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो हम उनको वैल्यूज देना चाहते हैं, जो हम उनको, जो उनके व्यक्तित्व के अंदर कुछ ऐसी बातें भी होनी चाहिए जो उनके संस्कार बनाना चाहते हैं, उसके लिए हमको थोड़ा असर्टिव भी होना पड़ेगा। क्योंकि हमेशा जो इजी वे होता है वो हर एक को पसंद आता है, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो। जब बच्चे हमारी नहीं सुनते, हम भी कई बार इजी वे हो जाते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, बच्चे ही तो है। या कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत ओवर स्ट्रिक्ट भी हो जाते हैं कई पेरेंट्स की, नहीं हमारे बच्चे हैं तो इनको ऐसे ही बोलना है, ऐसे ही चलना है, ऐसे ही करना है, यही बिहेवियर होना चाहिए। टू मच डिसिप्लिन भी जो होता है वो भी कई बार बच्चों के व्यक्तित्व को उनको कंफर्टेबल नहीं फील करने देता, उनको अपनी जो अभिव्यक्त करना चाहिए अपनी बातों को, वो नहीं कर पाते बच्चे। तो दोनों चीज का बैलेंस, प्यार भी देना है लेकिन बिगाड़ना भी नहीं है लाड प्यार में, और डिसिप्लिन भी इतना नहीं करना है कि बच्चे अपने माता पिता के साथ फ्लेक्सिबल ना हो पाए या उनके साथ अपने दिल की बात ना रख पाए। एक बहुत सुंदर सा वीडियो आपको मैं यहाँ दिखाना चाहूंगी, जिससे बहुत सारी बातों को हम अपने जीवन में रिफ्लेक्ट करेंगे। क्या जरूरत थी छोरे से इतना गुस्सा करने की? जरा सी बात तो थी। ₹10 के लिए छोरे ने भूखा मारेगी क्या? ऐसा क्या कर दिया इसने जो प्लेट उठा के ले जा रही है? वॉइस आ रही है? ₹10 तो लिए थे तेरे पर्स से, कोई पड़ोस से तो न लाया था? Yes, sister. Voice is there. मेरे पैसे लिए थे इसने, तेरे बाप के नहीं। छोटे घर की है ना, तेरी माँ ने कुछ तुझे सिखाया नहीं है? जान दे, ये तो तुझे खाना देगी ना, तू मेरी प्लेट से खा ले। तैं अपने खाने की चिंता कर,
इसने 10 रुपए लिए ना हैं, चुराए हैं। आज चोरी की है, कल न जाने क्या करेगा। और अगर मैं इसकी मां की जगह होता ना, तो 2 दिन तक इसको खाना नहीं देता। बहू, ठीक किया है तूने। खा ले। सो यहाँ पर हमने बहुत सी बातों को, आपने अगर इसकी डेप्थ में जाएंगे तो कई बार खासकर मदर को असर्टिव होना पड़ता है। वैसे तो मैं कहूंगी कि घर में जो भी है, हम चाहे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, जो भी फैमिली में है, एक रूल बनाए कि अगर बच्चे को किसी भी वजह से किसी ने कुछ डांटा है या समझाने की कोशिश करी है, तो उस चीज को सभी साथ दें। नहीं तो छोटे से बच्चे को आज ये समझ होती है कि मुझे फेवर कहाँ से मिलेगा, और वहीं पर हम एक गलत संस्कार डाल देते हैं। कई बार सोचते हैं बच्चा छोटा ही तो है, लेकिन छोटेपन से ही संस्कार पड़ते हैं। कि हमारे माता पिता ने हमारे, जब हम छोटे थे तब तो माता पिता बहुत स्ट्रिक्ट भी हुआ करते थे और कई बार हाथ भी उठा दिया करते थे, लेकिन हम तब भी बुरा नहीं मानते थे। और आज हम ये तो नहीं कहेंगे कि बच्चों के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, लेकिन एक बैलेंस बना के, जहां हम ये समझते हैं कि ये चीज संस्कारों से रिलेटेड है, वहां हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। और स्पेशली मैं यहाँ पे कहूंगी, घर में चाहे कोई भी 2 रिश्ते हैं, चाहे मम्मी और पापा ही हैं, कई बार ऐसा देखा गया है कि मम्मी ने डांटा तो पापा कहते चल मैं तुझे चॉकलेट दिला के लाता हूँ। पापा ने कुछ डांटा तो मम्मी कहती तेरे पापा तो डांटते ही रहते हैं, मेरे को भी डांटते रहते हैं, चल छोड़ ना उनकी बात को। तो लेकिन चाहे हम आपस में बाद में बात करें, हमें लगता है कि हमने गलत बात पे डांटा या ज्यादा डांटा, लेकिन बच्चे के सामने कभी भी उसका इस तरह से फेवर ना ले। और अगर हमारे घर में बड़े हैं, क्योंकि होता है हमारे पेरेंट्स ने हमारे बच्चों को कैसे भी पाला, हमें बहुत स्ट्रिक्ट तरह से पाला, लेकिन जब पोता पोती होते हैं या दोता दोती होते हैं, जब नाना नानी दादा दादी होते हैं, तो कहीं उनका प्यार जो होता है वो अलग ही तरीके का होता है। उनसे बच्चों को डांटते हुए नहीं देखा जाता, और वो कई बार बच्चों को बचाने के लिए कई बार पेरेंट्स को ही डांट देते हैं। तो ऐसे में भी हमको एक बैलेंस को समझना है। हम ऐसा नहीं अपने मन में ये थॉट्स लेकर आए, हम अकेले होते तो अपने बच्चों को अच्छा पाल लेते, अपनी मर्जी से पाल लेते, ये भी कई बार आता है। तो ऐसा नहीं है, बच्चे बहुत कुछ बड़ों से सीखते भी हैं, और इस बात को भी एक्सेप्ट करते हुए कि उनका प्यार जो नर्चरिंग दे रहा है अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को, वो भी एक जरूरी चीज है। तो कोई बात नहीं, कई बार माता पिता को बुरा भी बनना पड़ता है बच्चों की नजरों में, कोई बात नहीं, लेकिन ये संस्कारों की जब जहां बात आती है तो वहां पे हमको थोड़ा असर्टिव होना पड़ेगा। हमें मुख्य बात जो अपने अंदर भावना रखनी है कि बच्चों के संस्कार सही होने चाहिए। उसमें अगर कभी कभी हमें बुरा भी बनना पड़े, एक पेरेंट को बुरा बनना पड़े, तो भी कोई बात नहीं, बट हाँ वहां पर हम थोड़ा फर्म रहे। ये है लव एंड लॉ का बैलेंस। और इसके अंदर आज बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि हम बच्चों को जहां बात करते हैं, हर चीज प्रोवाइड करने की हम बात करते हैं, लेकिन हम जब वैल्यूज की बात करें तो वैल्यूज में कॉम्प्रोमाइज नहीं। लेकिन वैल्यूज आज बच्चे सीख कहाँ से रहे? हमें देना तो है उनको वैल्यूज, लेकिन आज जो भी बच्चे सीख रहे हैं वो कहाँ से सीख रहे हैं?
जिनके साथ रहेंगे उनके साथ ही से तो सीखेंगे ना। आज बच्चों का इंटरेक्शन अपने पेरेंट्स के साथ कम है, ह्यूमन कांटेक्ट कम है, लेकिन कार्टून कांटेक्ट ज्यादा है या मीडिया कांटेक्ट ज्यादा है। उस गैजेट के साथ जो भी उसके अंदर दिखाई दे रहे हैं वो उनके फैमिली मेंबर से ज्यादा क्लोज है, एंड दैट इज व्हाई दे आर इमोशनली कनेक्टेड टू देम। और इसकी वजह से उनके जीवन में जो संस्कार बन रहे हैं वो उनको देखकर ज्यादा बन रहे हैं, और वो एक्सेप्टेंस भी उधर से ज्यादा आती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर हम बच्चों को संस्कार देना चाहते हैं, मैं कहूंगी किसी भी चीज से पहले इन चीजों पे इम्पोर्टेंस देना बहुत जरूरी है। बच्चे ने खाना खाया है या नहीं खाया है, ठीक है, ये भी एक पेरेंट की बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है, या उसको हर चीज की सुविधा देना, लेकिन उससे पहले संस्कारों की बात है। आज हम देखते हैं कि बच्चे का बचपन जो खिलौनों में, खेलने में, फ्रेंड्स के साथ बीतना चाहिए था, वो एक गैजेट में समा गया है। आज वो छोटा सा बच्चा खाना भी तब खाएगा जब उसको मोबाइल में कोई म्यूजिक लगा के दिया जाएगा। और ये उसने कहाँ से सीखा? ये हमने ही अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए उनको ये आदतें डाल दी कि अच्छा ठीक है, बच्चा खाना नहीं खा रहा तो उसको कोई कार्टून लगा के दे दो, उसको ये कर दो, और हमने समझा हमारा काम पूरा हो गया। लेकिन कब वो एक संस्कार बन गया, और फिर हम कहते हैं आजकल के बच्चे तो सुनते ही नहीं है किसी की। तो कहीं ना कहीं ये हैबिट्स हमने ही दी हैं। तो स्पेशली इनिशियल ईयर्स में ये बहुत जरूरी है कि हम बच्चों को क्वालिटी टाइम दें। आज मशीनों के साथ बात करना आसान है। आज पेरेंट्स भी बच्चों को मैसेज करके कहते हैं खाना तैयार हो गया है, बच्चे भी मैसेज में कहते हैं मम्मी रख दो, अभी भूख नहीं है, बाद में खा लेंगे रात को। क्योंकि आज बच्चों के उठने का टाइम, सोने का टाइम पेरेंट्स से मैच नहीं करता है ना। हम सब जानते हैं, इसके ऊपर ज्यादा विस्तार में जाने की बात नहीं है, लेकिन हम समझते हैं कि आज कितनी दूरियां हमारे बीच में आ गई हैं। इसका असर हमारे रिश्तों पर हो रहा है, हमारे परिवार में हो रहा है। आज एक समय था, जो आप पहली पिक्चर देखेंगे, एक समय था कि जब भोजन करते थे तो सब एक साथ एक दूसरे से बात करके करते थे। आज कई लोग कहते हैं कि जी हम अपना कम से कम एक मील साथ में लेते हैं, लेकिन अपने दिल में हाथ रख के पूछें, जब वो एक मील साथ में लेते हैं क्या सबके गैजेट्स भी साथ में होते हैं? कोई किसी को मैसेज कर रहा है, कोई कोई चीज, कोई वीडियो देख रहा है, कोई किसी के साथ चैटिंग कर रहा है, कहीं ना कहीं हम इन्वॉल्व हैं। तो क्या हम एक दूसरे के साथ फिजिकली प्रेजेंट होते हुए भी इमोशनली कनेक्टेड हैं? या वो कई बार वो टीवी चल रहा होता है, जिस टीवी के अंदर, उस सीरियल के अंदर किस पर्सन के साथ क्या हो रहा है वो तो हमें बहुत अच्छे से पता है, लेकिन हमारे घर में हमारे लोगों के साथ क्या हो रहा है, हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है, हम उससे शायद डिस्कनेक्टेड है। या बच्चे पेरेंट्स के साथ डिस्कनेक्टेड है कि हमारे पेरेंट्स के साथ के जीवन में आज क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो नहीं पता। और इसके कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कहूंगी कि टेक्नोलॉजी दोषी है। टेक्नोलॉजी है तो आज आप और हम कनेक्टेड हैं। टेक्नोलॉजी है तो हमारा जीवन आज इतना सुखद है। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें कंफर्ट भी देती हैं, और नॉट जस्ट कंफर्ट, जो आज की नीड भी बन गई है। लेकिन इसलिए टेक्नोलॉजी को हम दोष न दें, लेकिन उसके जो ओवर यूज हम कर रहे हैं, हम खुद भी कर रहे हैं। हम अपने आप से पूछें इस बात को कि जब हमारा बच्चा, हम लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, हमारा बच्चा अप्रोच करता है, तो हम कितनी बार उसकी आंखों में आंखें डालकर, आई कांटेक्ट बनाकर उसकी बात का जवाब देते हैं, या हम इसी तरह से जवाब देते हैं कि हाँ ठीक है, ऐसे कर लेना, ये कर लेना। हम आंखें उठाकर भी नहीं देखते कई बार, और हमें खुद को इस बात की रियलाइजेशन नहीं हो रही कि हम खुद कौन सी हैबिट्स डेवलप करते जा रहे हैं। एक रिसर्च बताती है कि अपने बच्चे के साथ किसी भी अच्छे रिलेशनशिप के लिए, स्पेशली खास पेरेंट और बच्चों के लिए, कम से कम दिन में 8 बार आई कांटेक्ट बनाना जरूरी है। हम सोच के देखें पिछले 24 घंटे में हमने कितनी बार अपने बच्चे के साथ आई कांटेक्ट बनाया, और कम से कम 3 बार एक फिजिकल टच जरूर होना चाहिए। चाहे वो फिजिकल टच उसके हाथ, सिर पे हल्का सा हाथ फेरना हुआ, उसकी पीठ पे हल्का सा पैट करना हुआ, कुछ भी, इट्स नॉट नेसेसरी। अब बच्चा बड़ा हो जाए तो गोद में थोड़ी बिठाएंगे उसको, लेकिन गोदी में भी बिठा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, कभी कभी उस तरह से भी प्यार कर सकते हैं। बट एक प्यारा सा एक जो छोटा सा वो टच भी होता है ना, वो उस रिलेशनशिप को, हमें कोई बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं करनी है, बहुत छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना। और ये रिलेशनशिप्स के लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं कहूंगी कि हम चाहे 2 मिनट किसी से बात करें, लेकिन पूरी अटेंशन देकर बात करें, अनडिवाइडेड अटेंशन। ऐसा ना हो कि मेरी उंगलियां टेक्सटिंग कर रही हैं, मेरी आंखें वहां फिक्स्ड है, कान बच्चों की तरफ है, मुंह से मैं बच्चों से बात कर रही हूँ। ये कहीं ना कहीं ये आदतें हमारे अंदर भी आ चुकी हैं, जो हमको पता नहीं लग रहा है, जिसका असर हमारे रिलेशनशिप्स में हो रहा है।
तो इस बात को बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि जब हम भोजन करें एटलीस्ट तब हम अपने उन गैजेट्स को, इनफैक्ट किसी स्क्रीन को ना देखें, ना टीवी के स्क्रीन को देखें, ना अपने मोबाइल्स के स्क्रीन को देखें। अकेले भी अगर आप खाना खा रहे हैं तो भी अपने साथ भी एक सुंदर रिश्ता बनाएं, अपने साथ के लिए भी। रियली इट्स, अब स्टडीज बता रही हैं कि इंसान आज अकेला नहीं रह सकता और बिना गैजेट के नहीं रह सकता, उसको बेचैनी होने लगती है। क्या करूं, हाथ में कुछ नहीं होना तो उसको बेचैनी होने लगती है। आज सोचिए कि आज से 10-15 साल पहले हमारा ऐसा हाल था। आज हम अपने साथ समय नहीं बिता सकते, परिवार के साथ समय नहीं बिता सकते। अगर हम हॉलीडे पे भी गए हैं और हमारे पास, सोच कर देखिए अगर गैजेट नहीं है तो आप शायद आपस में एक दूसरे से करें क्या, हम यहाँ आए किस लिए हॉलीडे पे, लेकिन वहां पर भी हम अपने गैजेट्स को बंद नहीं कर सकते। इसको थोड़ा क्लोज इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। सिर्फ यहाँ बच्चे ही दोषी नहीं है, जरूर है कि बच्चे इतनी समझदार नहीं है, इसलिए जब गैजेट हाथ में होता है तो घंटों घंटों उसको यूज करते रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी आदतें भी ऐसी बन गई है, और इन ओवर यूज गैजेट करने से बच्चों का अटेंशन स्पैन, और हर एक व्यक्ति का, केवल बच्चों का ही नहीं, हम सबका अटेंशन स्पैन भी बहुत कम होता जा रहा है। और इसके लिए मैं एक छोटा सा आपको इंडिकेशन, एक छोटी सी जिसको कहूंगी कि आप अपने आप से चेक कर सकते हैं। आप यूट्यूब पर कोई वीडियो देख रहे हैं और वीडियो देखते देखते आपको, मतलब अभी देख रहे हैं, खोला है, लेकिन उसके साथ नीचे बहुत सारे और वीडियोस, रिलेटेड वीडियोस आ जाते हैं। तो आप कई बार 1 मिनट भी उस वीडियो को नहीं देखते हैं और दूसरा क्लिक कर देते हैं, फिर दूसरा देख रहे होते हैं तो फिर तीसरा क्लिक कर देते हैं। दिस शोज हाउ लो योर अटेंशन स्पैन हैज बिकम, कि आप एक किसी चीज पर एकाग्र ही नहीं हो पा रहे। शिफ्ट 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 होने की हमें आदत हो गई है, मल्टीटास्किंग, टू मच मल्टीटास्किंग, स्पेशली विद दिस एडवांस टेक्नोलॉजी। हम सब कुछ इकट्ठे करना चाहते हैं और हम समझते हैं हमारा समय बच रहा है। समय नहीं बच रहा, हम एक टास्क से दूसरे टास्क पे स्विच करते जा रहे हैं, और एक टाइम में हम 4 काम नहीं कर रहे, 4 कामों के बीच में जंप कर रहा है हमारा ब्रेन, जिसकी वजह से हम थकते जा रहे हैं। रिसर्च आज ये बताती है कि ह्यूमन ब्रेन मल्टीटास्क कर ही नहीं सकता। मैं ज्यादा इस पे चर्चा नहीं करूंगी क्योंकि आज हमारा टॉपिक दूसरा है, बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है हमारे रिलेशनशिप्स में जो डिस्टर्बेंस आ रही है। उसका कारण है कि हम हर चीज में डिवाइडेड है, अपनी अनडिवाइडेड अटेंशन देना ही हम भूल गए कि कैसे दी जाती है। और जिसकी वजह से जो हम सफलता पाना चाहते हैं, चाहे रिश्तों में चाहे अपने काम में, वो हमारी लो प्रोडक्टिविटी, लो ग्रोथ दिखाई देती है। हम काम कम करते हैं लेकिन थकते ज्यादा हैं, और इस वजह से हर चीज में डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। परिवार के साथ है तो काम ध्यान आता है, काम करते हैं तो परिवार ध्यान आता है। ऐसे ही बच्चे भी जब पढ़ाई करते हैं तो उन्हें अपने फ्रेंड्स याद आते हैं, फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो कुछ और याद आता है। हर टाइम हम डिस्ट्रैक्टेड। और रॉयल सोसाइटी फॉर पब्लिक हेल्थ की स्टडी बताती है कि टू मच सोशल मीडिया पे होने से, आज हम सब भी हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन टू मच होने से हमारे बच्चों के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एनहांस्ड एंजाइटी, चिंता, एंजाइटी के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, डिप्रेशन, बॉडी इमेज इश्यूज, साइबर बुलिंग और लैक ऑफ स्लीप, पुअर स्लीप, आज इसके बच्चे शिकार होते जा रहे हैं। और पेरेंट्स को अवेयरनेस भी नहीं है इस चीज की कि व्हाट आवर चिल्ड्रन आर गोइंग थ्रू। और कई बार हम जब बहुत ज्यादा हम भी इन्वॉल्व है, बच्चे भी इन्वॉल्व है गैजेट्स के ऊपर, उससे कई बार क्या होता है कि हमें पता ही नहीं लगता, हम फिर धीरे धीरे कंप्लेन करने लगते हैं। बच्चों के पास जाओ ना तो बच्चे बात ही नहीं करना चाहते, क्योंकि वो इतने आदी हो चुके हैं उन, जैसे कहते हैं ना कि एक जोक बना हुआ था कि टीवी और बीवी में क्या फर्क होता है। कहते हैं टीवी को कभी भी बंद कर सकते हैं, बीवी अपने हिसाब से बंद होती है। इसी तरीके से आज रिलेशनशिप्स में ये केवल एक रिलेशन की बात नहीं है, वो तो हंसी की बात थी, लेकिन ये सत्यता होती जा रही है कि आज किसी को कोई सुनना नहीं चाहता, क्योंकि हर कोई शिक्षा दे रहा है। पेरेंट्स भी बच्चों के पास जब जाते हैं तो कोई ना कोई शिक्षा लेकर जाते हैं। समय कम है, उस कम समय में हर टाइम ये मत करो, ये करो, ये करो, ये नहीं करो, तुम क्या कर रहे हो, मोबाइल पे लगे हो। बच्चे सुनना ही नहीं चाहते, उन्हें मालूम है कि पेरेंट्स ने आना है और यही बात हमको कहनी है, उनको पहले से ही पता है। तो वो एक कहीं ना कहीं एक ही बात का एक्सचेंज जो हो रहा है बीच में, तो वो सुनना नहीं चाहते। उनको पता है कोई ना कोई एडवाइस है हमारे लिए जो हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकल के हमें लेनी होगी। तो पेरेंट्स कह देते हैं, बच्चे सुन लेते हैं, जिसको ना कोई सुनता है। और उसका असर क्या हो रहा है कि आज पेरेंट्स कहते हैं बच्चे आजकल के सुनते ही नहीं है।
और बच्चे क्या कहते हैं, पेरेंट्स हमको समझते ही नहीं है, और जिसको हम कई बार फिर नाम दे देते हैं जनरेशन गैप। अब ये जनरेशन गैप क्यों आता है, इसको ब्रिज तो करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी को या हम और चीजों को ब्लेम नहीं कर सकते, हमें खुद को ही इस ब्रिज गैप को कम करना पड़ेगा। और इस गैप को कम करने के लिए मैं कुछ प्रैक्टिकल चीजें आपको कहूंगी कि अपने बच्चों के साथ हम एक इमोशनल बॉन्ड बना के रखें बचपन से ही, और उसके लिए समय देना जरूरी है। हम बहुत बार क्वालिटी टाइम की बात करते हैं, लेकिन क्वांटिटी ऑफ टाइम आल्सो मैटर्स। स्पेशली खास तौर पर जब बच्चे छोटे होते हैं, उस समय पर उनकी बातों को सुनना, जो बच्चे कहना चाहते हैं, उनके दिल के जो अंदर बहुत सारी बातें होती है, स्पेशली जब बच्चे छोटे होते हैं, स्कूल से आते हैं बहुत सारी बातें लेकर, पेट का पिटारा भरा होता है बातों से, दे वांट टू शेयर दैट। और कई बार मम्मी को क्या लगता है, मेन प्रोजेक्ट है खाना, कि भोजन अच्छे से कर ले जरा बच्चे मेरे, खाना खा ले तो बस मेरा आज का टारगेट पूरा हो जाए। तो मम्मी कहती है नहीं पहले खाना। बच्चे कहते सुनो तो सही ना, आज पता है मम्मी ये हुआ, आज पता है ये हुआ। और मम्मी को लगता है सुनूंगी मैं सारी बातें, पहले कपड़े चेंज करो, खाना खाओ। जब बच्चा बोले ना, उसको एक बार बोलने दे। और अगर आप कोई ऐसा अनअवॉइडेबल काम नहीं कर रहे हैं, चाहे दिन का वो कोई भी टाइम है, उस टाइम उसको अटेंशन जरूर दें, सुने वो क्या कहना चाहता है। चाहे आज उसने किसी से लड़ाई करी है, चाहे आज उसने कुछ गलती करी है, चाहे आज को स्कूल में एक्साइटिंग बात हुई है, या फ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ है उसका, व्हाटएवर, लेकिन उसकी सुने, जिससे कि उसको एक आदत बनी रहे कि मुझे अपनी हर बात शेयर करनी है। कई बार पहले बच्चे पीछे पीछे घूमते हैं कि मुझे आपसे एक बात करनी है, मुझे अपना बहुत सारी बातें बतानी है, तो हमारे पास टाइम नहीं होता, क्योंकि हम उनकी बातों को अनइम्पोर्टेंट समझते हैं, कहते हैं ऐसी कोई खास बात नहीं है, रोज का इनका वही वही बातें हैं। और फिर जब धीरे धीरे बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनके पास अपना सर्कल है, अपने गैजेट्स हैं, उनके पास टाइम नहीं है, तब हम उनके पीछे पीछे घूमते हैं ना, होता है नहीं होता। और फिर हम कंप्लेन करते हैं बच्चे हमें कुछ बताते ही नहीं है, आजकल के बच्चों को पता नहीं मन में क्या चल रहा है, क्योंकि वो स्पेस तो कहीं हमने ही क्रिएट कर दी ना। इसलिए टॉक टू देम, बातें जरूर करें उनसे। अब आजकल कई बार पेरेंट्स कहते हैं आजकल बच्चों के कमरे में जाओ ना, बच्चे बात ही नहीं करते। कोई बात नहीं, मैंने भी इस सिचुएशन को फेस किया है। बच्चों को इंटरेस्ट और चीजों में होता है, उन्हें पता है आपके पास वही बोरिंग बातें हैं तो कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी लेके जाएं। हमेशा जरूरी नहीं कि हम बच्चों से यही बात करें तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, तुमने ठीक से तैयारी करी है या नहीं करी है ना। हमेशा पढ़ाई की बात, स्कूल की बात यही नहीं, और भी बहुत सी बातें हैं जो हम बच्चों के साथ कुछ ना कुछ हम उनके साथ एक्साइटमेंट की बातें भी करें। ऐसा नहीं हम कभी हमेशा टोकते रह रहे तुम गेम्स ही खेलते रहते हो। कभी हम भी कहें चलो आज मेरे पास भी फ्री टाइम है, चलो मैं तुम्हारे साथ गेम खेलती हूँ। तो छोटी छोटी बातों में हम भी उनके साथ इन्वॉल्व होंगे तो उनका भी दिल करेगा। एंड आई हैव सीन दिस ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ चेंज। आप जाकर बैठ जाओ सिर्फ उनके कमरे में, ज्यादा उनसे बात भी नहीं करो, तो भी थोड़ी देर बाद आप देखिएगा वो इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि आपकी प्रेजेंस जो है बहुत मायने रखती है। कई बार साइलेंट प्रेजेंस भी बहुत मायने रखती है। और जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तब तो हम उन्हें बहुत एनकरेजमेंट देते हैं, उनकी हर गलती को माफ करते रहते हैं। होता है नहीं होता, बच्चा है ना, बच्चा है ना, उनकी इस बात को कह के हर बात को, बच्चा एक छोटा बच्चा चलते चलते गिर जाएगा तो हम क्या करते हैं, जमीन की पिटाई करते हैं, जिस चीज से टकराया उसकी पिटाई करते हैं, बड़े भाई बहन को डांट लगा देते हैं। बच्चे को हर चीज से कंफर्ट देते हैं और उसको क्या सिखाते हैं, तेरी गलती नहीं है, तेरी गलती नहीं, चुप हो जाओ चुप हो जाओ, उसको बड़े प्यार से चुप कर देंगे। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो हमारी एक्सपेक्टेशंस बच्चे से बढ़ जाती है, हमारी इमेज बच्चे के बारे में बननी शुरू हो जाती है। ही शुड बी लाइक दिस, शी शुड बी लाइक दिस, उसको ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। कहीं कंपैरिजन मोड भी आ जाता है ना। और उसके अंदर कई बार हम जो एक्सेप्टेंस हम उस बच्चे को बचपन में देते थे, वो अनकंडीशनल लव देते थे, वहां हम कंडीशंस रखने लग जाते हैं। तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, तो हम तुम्हें प्यार करेंगे, देखो तुम अच्छे बच्चे बन के दिखाओगे। अब ये कई बार जब हम अपने प्यार के लिए कंडीशंस रख देते हैं, हम अपने आप से पूछे, हम कई बार हंसी हंसी में या हम ऐसे भी कह देते हैं, देख तू ये नहीं करेगा ना, मैं तो तेरी मम्मी नहीं बनूंगी। हाँ, मम्मी चाहिए ना,
ऐसे भी कई बार हम इमोशनली ब्लैकमेल कर देते हैं बच्चों को। अब बच्चे ने कभी आप सोचो कि पेरेंट्स जो उनके लिए रोल मॉडल्स हैं, पेरेंट्स के हर चीज के लिए वो उनकी तरफ ही निगाह जाती है, तो ऐसे में बच्चे कहाँ जाएंगे? और कुछ हद तक तो बच्चे मानते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं एक उनकी अपनी दुनिया बनने लगती है। कहते हैं ठीक है, आप नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, हम अपने आप कर लेंगे। तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस जो होती है वो कई बार हमें उनसे दूर कर देती है। आई वुड लाइक टू शो यू वन मोर वीडियो, जिसमें आप अपने रिश्ते को बहुत करीबी से, कई बार हमें खुद नहीं पता लगता कि कब ये दूरियां बन जाती हैं, तो उसके कारण को हम समझते हैं यहाँ पर। सर मैं अभी चेक करके मैं बताता हूँ सर। हाँ हाँ सर, करेक्ट है, 6 तारीख है। ओके सर, ओके। स्कोर के एक टाइम था जब तू भागा चला आता था सुन के मेरी आहट, और अब मैं जिस कमरे में भी जाता हूँ तो वहां से बाहर चला जाता है। मुझे बाहर धकेल देती है डर और रिस्पेक्ट की मिलावट, पर आप पहले की तरह रोक कर क्यों नहीं कहते कि आओ साथ में मैच देखें? डिलीवरी वाला आया है। आराम से, आराम से बोल रहा हूँ, आराम से। दिखता है आपका गुस्सा छोटी सी भी गलती पे, एक बस आपका प्यार ही नहीं दिखता। पहले तुझे डांटता हूँ और फिर खुद को। ऐसा क्यों है कि प्यार दिखाया नहीं जाता और गुस्सा दबाया नहीं जाता? अरे बस यार माँ। जब कुछ घंटों के लिए दूर हो रहा था तब क्लास तक छोड़ने आए थे, और अब जब सालों के लिए दूर हो रहा हूं ख्याल रखना। तब भी आता अधूरा साथ। चलो यादों का गुल्लक टूटा जो लफ्ज मिले जज्बात को, यादों का गुल्लक टूटा जो लफ्ज मिले जज्बात को, खामोशी का पहरा हटा। आई लव यू पापा। I love you too, बेटा। बंद लिफाफा खुल गया, बंद लिफाफा। कुछ कहते नहीं हैं, जताते नहीं हैं, प्यार तो करते हैं पर दिखाते नहीं हैं। तो क्या कहेंगे इसको हम? जनरेशन गैप कहेंगे या कम्युनिकेशन गैप कहेंगे? हम सब अपने आप से पूछें कि कई बार हम एक्सपेक्ट करते हैं उन बातों को ज्यादा अहमियत कई बार दे देते हैं, और जिस तरह से बच्चे छोटे होते हैं तो हमारे अंदर जो एक्सेप्टेंस होती है वो एक्सेप्टेंस बड़े होने के बाद नहीं होती, और इसी कारण से वो दूरियां बन जाती हैं। और ये दूरियां कब बनने शुरू होती हैं? जब हम अपने बच्चों को कंपैरिजन मोड में लेकर आते हैं, कंपेयर करना शुरू करते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, देखो वो कैसे करता है, तुम नहीं करते। तो जब बच्चे को बचपन में हमेशा लगता है कि आई एम द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन फॉर माई पेरेंट्स, और जब किसी और के साथ उसका कंपैरिजन होता है, चाहे वो अपने सिबलिंग के साथ हो, चाहे कजिन के साथ हो, क्लासमेट के साथ हो, या कई बार हम अपने बचपन का भी कंपैरिजन करते हैं कि जब हम तुम्हारे जितने थे तो हम ये करते थे। तो सबसे पहले तो आज मैं पेरेंट्स को ये कहूंगी, क्योंकि एक समय था मैं भी अपने बच्चों को यही कहा करती थी
कि अपनी नानी से पूछना, मैं जब तुम्हारी एज की थी तो मैं कैसी थी। लेकिन धीरे धीरे इस बात को समझ में आया कि बच्चे बहुत जल्दी इस बात को एक्सेप्ट कर लेते, ठीक है आप थे वैसे, हम नहीं है ऐसे, फिर उसका क्या सोल्यूशन है। इसलिए बहुत जरूरी है हम पहले तो ये समझें हमारा बचपन बिल्कुल डिफरेंट था, हमारे सामने इतने चैलेंजेस थे ही नहीं जो आज के नन्हे बच्चों के सामने चैलेंजेस हैं। अपने दिल को कंट्रोल में रखना, अपने मन को काबू में रखना, जहां मन को डिस्ट्रैक्ट करने की इतनी सारी चीजें हैं, कहाँ थी हमारे बचपन में इतनी सारी चीजें। तो बहुत मुश्किल है आज हम इस चैलेंज को फेस कर रहे हैं। हम अपने आप को देखें, आज हम कितना इसके प्रति, टेक्नोलॉजी के प्रति एडिक्ट होते जा रहे हैं। वहां पर इन बच्चों के कोमल मन को अगर कुछ डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो हमारा बचपन और इनका बचपन कोई कंपैरिजन है ही नहीं। पहली बात तो समय अलग था, आज समय अलग है। और आज के समय में भी, जैसे मैंने शुरू में कहा कि हर बच्चा एक अलग बीज है ना, उसकी हर एक की अपनी क्षमताएं हैं। तो हम कंपैरिजन ना करें। कभी दो बच्चों को भी इकट्ठे, अपने भी दो बच्चे होते हैं, और मैं अपनी बात भी अगर कहूँ, मेरे दो बच्चे हैं, दोनों पोल्स अपार्ट। उनके स्कूल में टीचर्स भी जब छोटे बेटे, दो बेटे हैं मेरे, छोटे बेटे के जब क्लास के टीचर से मिलने जाती हूँ और उनको पता लगता है, कहते हैं ये उसका छोटा भाई है, लगता ही नहीं है कहीं से। तो बच्चों में अपनी एक यूनिकनेस होती है हर बच्चे की। एंड कई बार कहते आप इतने अलग अलग बच्चों को कैसे हैंडल करते हो। मैं कहती हूँ मुझे तो बहुत सुंदर लगता है कि मेरे बुके में, मेरे परिवार के बुके में हर फूल जो है वो बड़ा यूनिक है। और ये हम पहले नहीं समझते थे। जब मैं ब्रह्मा कुमारी में आज से 12 साल पहले आई, उससे पहले मैं भी एक बहुत, मैं कहूंगी एक पॉजिटिव मदर थी। मेरा बच्चा ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, एक इमेज हर पेरेंट अपने बच्चे के लिए बनाता है, और बनाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमेशा हम उसको उसमें फिट करने की कोशिश करते रहे। उसको मैं बहुत ओवर डिसिप्लिन जिसे कहना चाहिए, वन ऑफ दोज काइंड ऑफ पेरेंट थी मैं। और चाहे हाथ भी उठा दिया करते थे, और बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए। और कई बार अपने दोनों बच्चों में कंपैरिजन भी करती थी, जिसमें जो अच्छी बात होती थी दूसरे बच्चों कहती थी देख भाई में कितनी अच्छी बात है, वो परेशान नहीं करता। और दूसरी बात जो उसमें अच्छी होती थी, तो दोनों को एक दूसरे की अच्छी बातें बताती थी कि देख वो कितना अच्छा है, वो कितना अच्छा है। तो कहीं ना कहीं ये कंपैरिजन करके मैंने देखा कि रिजल्ट तो कुछ भी नहीं आया, इम्प्रूवमेंट तो दोनों में से किसी में भी नहीं हुई, लेकिन कहीं ना कहीं हम उनके बीच में एक कंपटीशन की भावना, जेलेसी की भावना बचपन से डाल देते हैं। जहां एक बच्चा दूसरे बच्चे के लिए चाहता है कि हाँ ये अच्छा ना करे तो अच्छा है, कम से कम मुझे कंपेयर नहीं किया जाएगा। ऐसे ही क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं, वहां पर भी बच्चे सोचते हैं मेरे फ्रेंड के अच्छे नहीं आने चाहिए, नहीं तो मेरी मम्मी उसी से कंपेयर करेंगे। क्यों ना हम कंपैरिजन छोड़कर उसकी यूनिकनेस पर ध्यान दें, एक्सपेक्ट ना करके एक्सेप्ट करें व्हाट दे आर, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर हम चने के बीज से आम चाहेंगे तो हमारी गलती है, लेकिन अगर उस चने को बेस्ट, जो चने के पौधे के लिए बेस्ट नरिशमेंट है, जो बेस्ट रिक्वायरमेंट्स हैं, वो प्रोवाइड करेंगे तो वो बेस्ट चना जरूर बन सकता है ना। तो हमें वो फाइंड आउट करना है। जैसे कहते हैं कि जो टीचर हो या पेरेंट हो, क्योंकि पेरेंट भी पहला टीचर है, वो उस मूर्तिकार की तरह है जो पत्थर के अंदर मूर्ति ऑलरेडी है, लेकिन हमको क्या करना है, वो मूर्तिकार जैसे उसकी कटाई छटाई करता रहता है और अंदर से मूर्ति निकलती आती है। तो हमको वो चीज देखनी है कि इसके अंदर इसकी यूनिकनेस क्या है, और उस बच्चे को भी ये रियलाइज कराना है कि तेरे अंदर ये क्वालिटी, जरूरी नहीं हर बच्चा मैथ्स में अच्छा होगा, हर बच्चा कम्युनिकेशन स्किल्स में अच्छा होगा, हर बच्चा अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाएगा, लेकिन हो सकता है किसी का चेहरा हमेशा स्माइलिंग हो ना, हम उसके लिए उसको, उसकी यूनिकनेस के लिए उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो हमें इस चीज का बहुत, खुद की नजर हमारी विशेषताओं को देखने वाली होनी चाहिए। और ये मैंने सीखा ब्रह्मा कुमारी में, जब स्पिरिचुअलिटी को मैंने बहुत ध्यान से अपने जीवन में समझा, प्रैक्टिकली उसको समझा कि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। कोई आंख बंद करके मेडिटेशन करना ही नहीं है, लेकिन उस मेडिटेशन में हम जब उसमें जो हम ज्ञान लेते हैं वहां पर, और जो हमें समझ आती है, उस समझ के आधार से हमें अपने अंदर भी, और जो हमारे पास है, हमारे बच्चे जो हैं,
उनको भी हमें देखना आता है कि इनको इनकी विशेषताओं को किस रूप से देखें, उसको कैसे निखारें। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कंपैरिजन हमें कभी नहीं करना है, और कभी कंपैरिजन करें भी ना तो पहले अपने आप को देखेगा। मैं हमेशा ये एग्जाम्पल देती हूँ क्योंकि मुझे खुद जब मैं अपने जीवन में देखती हूँ, क्या मुझे कोई कंपेयर करे तो मुझे अच्छा लगेगा? अगर आज मेरी मदर इन लॉ कहे मुझे, कोई मैं सब्जी बना के खिलाऊं उनको और वो कहे कि नहीं वो छोटी बहू ज्यादा अच्छी बनाती है वाली सब्जी ना, थोड़ा सीखियो तो उससे, हाँ तो मैं क्या कहूंगी, ठीक है उसी से बनवा लो ना, फिर उसी की अच्छी बनती है तो उसी से बनवा लो ना। कंपैरिजन अच्छा लगेगा मुझे? जब मुझे आज इतना समझदार होने के बाद भी वो कंपैरिजन नहीं पसंद आता, क्योंकि कंपैरिजन इज नेवर अ मोटिवेशन। कई बार हम पेरेंट्स कंपेयर करते हैं मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि मैं तो इसीलिए करती थी कि मैं उसकी तारीफ करूंगी तो ये मोटिवेट होगा। नहीं, हम इससे कहीं अपने बच्चे के जीवन में इनसिक्योरिटी पैदा कर देते हैं। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना है, कंपैरिजन नहीं करना। तो क्या करना है, बच्चे की यूनिकनेस देखनी है, एक्सेप्ट करना है जो उनके संस्कार हैं, जो उनका जिस तरीके का व्यक्तित्व है, और उसमें फिर हमें निखारना है। दूसरी चीज जो मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि साथ साथ कंपैरिजन भी नहीं और क्रिटिसिज्म भी नहीं। कभी भी अपने बच्चे को ना हम कंपेयर करें ना क्रिटिसाइज करें, स्पेशली औरों के सामने क्रिटिसाइज ना करें। कई बार हम सोचते बच्चा ही तो है, लेकिन बच्चे की को भी रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है। तो औरों के सामने क्रिटिसाइज ना करें, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट अकेले में भी क्रिटिसाइज ना करें। लेकिन अगर हम करेक्शन देना चाहते हैं तो इसको एक बहुत सिंपल टेक्निक आपको मैं बता रही हूँ, जो भी मैंने ब्रह्मा कुमारी से सीखी। एक्ट विद टैक्ट। एक्ट विद टैक्ट क्या है, ये एक फॉर्मूला है जिसको ACT, A मीन्स एप्रिसिएशन। सबसे पहले अगर आपको किसी को भी करेक्शन देनी है तो उसकी कोई विशेषता को लीजिए, उसको एप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि विशेषताएं तो हर एक पे है ना। उसको एप्रिशिएट कीजिए कि आई एप्रिशिएट यू बिकॉज यू हैव दिस क्वालिटी, मुझे आपकी ना ये विशेषता बहुत अच्छी लगती है। एंड फिर C फॉर करेक्शन। लेकिन थोड़ा सा आप बस ये और ठीक कर लो ना, बस फिर तो आपसे अच्छा कोई है ही नहीं। और फिर T स्टैंड्स फॉर ट्रस्ट। शो देम योर ट्रस्ट, यू ट्रस्ट देम दैट यू आर दिस। आपके लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। हम कई बार जाने अनजाने में गलत स्टेटमेंट्स बोल देते हैं। हम कहते हैं मुझे पता है तुझे करना तो है नहीं, मुझे पता है तुझे सुनना तो है नहीं। तो हमने क्या दिखाया? बच्चे कहते हैं हाँ तो ठीक है ना, को पता है तो फिर क्यों कह रहे हो? इसलिए कोई भी करेक्शन देनी है उसको सैंडविच करें एप्रिसिएशन और ट्रस्ट के बीच में। सो एक्ट का फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखें, ये आपको हर रिश्ते में काम आएगा। और ये सही विधि भी है, किसी भी चीज को अप्रोच करने के लिए सही विधि भी है। हमेशा हम ये सोचें हम कैसा चाहेंगे किसी और से। हम क्या अपना क्रिटिसिज्म, हमारे में भी तो बहुत कमियां हैं, लेकिन हम अपना क्रिटिसिज्म स्वीकार कर पाते? नहीं कर पाते, हमें भी नहीं अच्छा लगता। सो नेवर क्रिटिसाइज। देन नो कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन नहीं, कंपैरिजन नहीं, कॉम्पिटिशन भी नहीं। कॉम्पिटिशन इसी तरीके से है कि जैसे एक हाईवे पे हम जा रहे हैं और हम सोचे कि हम सारी गाड़ियों को पीछे कर दें, हम नंबर 1 आ जाए ना, तो ऐसा हो सकता है कभी? कितनी ही गाड़ियों को आप पीछे कर दीजिए, कोई ना कोई गाड़ी, कोई ना कोई व्हीकल तो आपके आगे होना ही है। और ये जब हम कंपटीशन का एक संस्कार बन जाता है तो उससे क्या होता है, लाइफ में कभी भी कंटेंटमेंट जो है, संतुष्टता जो है, वो हमको अनुभव होती ही नहीं है। हमें हमेशा ये लगता है कोई हमसे आगे है, उसको पीछे करना है। और इस रेस में हम कभी भी प्रेजेंट में नहीं जी पाते। जीवन में जो संतुष्टता होनी चाहिए ना हम अपने बच्चों को दे पाते हैं, और हम अपने आप को भी देखें, हम भी कहीं ना कहीं कंपटीशन में तो नहीं लगे हुए हैं किसी के साथ, जॉब पर, घर के अंदर, रिलेशनशिप्स के अंदर। आप देखेंगे आपको कहीं चैन नहीं मिलेगा। इसलिए कंपटीशन नहीं, लेकिन बच्चों को कंटेंटमेंट सिखाएं। जो हमारे पास है, चाहे फाइनेंशियल टर्म्स की बात हो या क्वालिफिकेशंस की बात हो, जरूर है कंपटीशन करना है, अपने आप से करें। कल मैं क्या थी, आज मुझे उससे बेटर होना है, और कल के लिए मुझे और अच्छा टारगेट देना है। लेकिन मेरा किसी से कंपटीशन नहीं है, क्योंकि इन रियलिटी अगर देखा जाए तो कंपटीशन हो नहीं सकता। मैं आपके साथ अपना एक इंसिडेंस, एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल जीवन से ही आपको मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी कि जब मैं ब्रह्मा कुमारीज में आई
तो मैं अगर अपने बचपन की बात बताऊं तो मैं बहुत डरपोक थी और कॉन्फिडेंस जैसे कहना चाहिए बिल्कुल नहीं था मेरे अंदर, ना बोलने का था ना अपनी बात को आगे रखने का था। स्किल्स बहुत थी लेकिन उनको प्रेजेंट नहीं कर पाती थी। चलिए स्कूल टाइम ऐसे ही रहा, कॉलेज टाइम भी, शादी के बाद भी ऐसे ही रहा। लेकिन जब मैं ब्रह्मा कुमारीज में आई और मुझे जब यहाँ पता लगा कि परमात्मा मेरा पिता है और उन्होंने सब शक्तियां जो है वो हमको दी हैं, हम सबके पास सारी शक्तियां हैं, भगवान ने हमको दी हैं और हम उन्हें यूज करके अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हैं, हमारे अंदर इतनी विशेषताएं हैं। तो मैंने वहां पर दीदी से पूछा, जैसे आप सेंटर की दीदी लक्ष्मी दीदी से मिले, ऐसे हमारे सेंटर में भी जो दीदी थी हमने उनसे पूछा कि दीदी अगर सारी शक्तियां हमारे पास है, भगवान मेरा पिता है, तो मेरे को डर क्यों लगता है? तो मैं क्यों नहीं वो कर पाती जैसे बाकी लोग, मेरे को बचपन से ही रहता था वो कितना अच्छा बोलते हैं, वो कितना अच्छा करते हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। और आज दिन तक मुझे हर बात में ऐसा लगता है, किसी को भी मैं देखती हूँ मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, दिल से अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है मैं नहीं कर सकती। तो उन्होंने बहुत सुंदर बात कही कि आप अगर आपके जैसा दुनिया में कोई दूसरा सैंपल है जो आपके जैसा दिखता हो, आपके जैसा सोचता हो, आपके जैसा बोलता हो, मैंने कहा ऐसे तो दो आइडेंटिकल ट्विंस भी नहीं होते। तो उन्होंने कहा इसी बात को समझो कि आप बिल्कुल यूनिक हो, आप जैसी दूसरी क्रिएशन परमात्मा ने नहीं बनाई है। तो जो वो कर सकते हैं वो आप नहीं कर सकते, इसलिए डोंट कंपेयर, डोंट कॉम्पीट विद देम। लेकिन जो आप कर सकते हो, आप जैसा भी कोई दूसरा वो काम वैसा नहीं कर सकता। अपने आप को इतना स्पेशल समझे। कोई हमारा कंपटीशन नहीं है, अपने आप से कॉम्पीट करना सीखे। और जब इस बात को मैंने प्रैक्टिकल अपने जीवन में अप्लाई करी तो मैंने देखा मेरे अंदर जो विशेषताएं हैं वो निखरती चली गई। क्योंकि अब मैं किसी और को नहीं देखती, प्रेरणाएं लेती हूँ औरों से, जो अच्छे हैं उनसे गुण उठाना आता है, लेकिन कभी ये नहीं सोचते हमें ऐसे करना है, हमें वैसे करना है जैसे परमात्मा ने हमारे अंदर जो स्किल्स दी हैं उसको पॉलिश करके, क्योंकि हमसे जो बनेगा वो कुछ अलग ही बनेगा, राइट? तो इसलिए अपने बच्चों के अंदर भी ये चीज हमें, कोई उनको किसी के कंपटीशन में नहीं, क्यों हम कहें तुम्हें 98% लाना अपने फ्रेंड की तरह, क्यों ना हम उनको वो बताएं कि 100% आ सकता है। आज भले उनके 50% आ रहे, कोई बात नहीं, गिव अ टारगेट फॉर 60%, देन 70%, देन 80%। किसी के साथ हमारा कंपटीशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि दो कोई एक से है ही नहीं। तो जो चीज हो ही नहीं सकती उसके लिए हम अपनी एनर्जी लगाएं तो हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं शेयर करना चाहूंगी आपके साथ, नेवर ट्राई टू कंट्रोल योर चिल्ड्रन, नेवर कंट्रोल। ये चार सीज जो है, नो कंपैरिजन, नो क्रिटिसिज्म, नो कंपटीशन एंड नेवर ट्राई टू कंट्रोल। तो आप कहेंगे कि अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो कौन कंट्रोल करेगा बच्चों को? बच्चों को ताकत देनी है, क्योंकि हर समय हम उनको डायरेक्शन नहीं दे सकते और ना हर समय वो हमारी डायरेक्शन मानेंगे, क्योंकि उनकी एक अपनी सोच है, उनका एक अपना सर्कल है। वहां पर जिस चीज को एक्सेप्ट किया जाएगा, आप सोचिए एक 14-15 साल का बच्चा अपने फ्रेंड सर्कल में जब देखता है कि बच्चे बियर लेना शुरू कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, क्या उसका दिल नहीं करेगा वो सब करने का? और उस समय हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, नहीं तू मेरा बेटा है ना, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। तो जब हम इस तरह से उसको कंट्रोल करेंगे, वो एक बार सुनेगा, 2 बार सुनेगा, लेकिन दिल तो करेगा उसका। और जब दिल करेगा, मन कभी ना कभी तो हावी हो जाएगा। और तब वो सोचेगा अगर मम्मी को बताया, अगर पापा के सबको बताया, तो उनसे तो बहुत डांट पड़ने वाली है। और फिर पीयर ग्रुप का भी प्रेशर बहुत होता है आज बच्चों के ऊपर। मतलब मैं जो बच्चों से कहानियां सुनती हूँ, जो सच्चाई सुनती हूँ उनके जीवन की, बहुत बच्चे मेरे से ओपन होके अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं। मेरे खुद के बच्चे मेरे सामने, क्योंकि बचपन से हमने उनके साथ बड़े ओपन रहे, हमने उनको हर प्रकार की छूट दी, लेकिन साथ में समझ दी कि ये सही है, ये गलत है, इसका ये अंजाम होगा, इसका ये परिणाम होगा, और उनको डिसीजन लेने दिया। हाँ, जहां इसको डिसीजन बहुत ही नाजुक चीज है, हर बार बच्चों के लिए डिसीजन हम नहीं लें, हम उनको लेकिन अच्छे से गाइड करते हुए, समझाते हुए, बचपन से उनको ऐसा बनाने की कोशिश करें कि वो अपने डिसीजन खुद ले। और जहां पर कुछ डिसीजंस ऐसे हो उनके थोड़े से गलत भी हैं, लेकिन पता है कि उनको लेसन मिल जाएगा इससे, या इसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, कोई बात नहीं, अगर हमें ना भी पसंद हो तो वहां एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि जब हमारे से एक्सेप्टेंस की एनर्जी जाती है
तो बहुत सारी चीजों में जब हम उनको कुछ कहते हैं करने के लिए तो वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं कह रही कि बच्चे अगर स्मोकिंग की इच्छा रखते हैं तो उन्हें करने दिया जाए, या ड्रिंक करने की इच्छा करते हैं तो हम करने दें उनको, मेरा भाव वो नहीं है, लेकिन उनके लिए हम एक रोल मॉडल बने। उनको कंट्रोल करने की जगह उनको करेज दे, हिम्मत दे, मन की शक्ति दे कि ऐसी सिचुएशंस में हम अपने आप को कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस बच्चों के साथ आएंगी। आप हर जगह बच्चों के साथ नहीं जा सकते, आप हर टाइम उनके ऊपर एक पुलिसमैन की तरह नहीं रह सकते, ये बच्चों को भी पसंद नहीं आएगा। दे ऑल्सो नीड देयर स्पेस। लेकिन समझ देने के साथ साथ उनको हिम्मत देना बहुत जरूरी है, और वो आप दे सकते हैं जब कॉन्टिन्यूस आपका उनके साथ कनेक्शन बना हुआ है। पढ़ाई जैसी भी कर रहे हैं उस पर भी ध्यान दें, लेकिन उससे ज्यादा आपका जो कम्युनिकेशन स्पेशली टीनेज बच्चों के साथ रहना चाहिए वो ये रहना चाहिए, आप अपने बचपन की बातें बताएं। वो नहीं शेयर कर रहे अपनी बातें, आप शेयर कीजिए। आजकल तो पता नहीं क्या होता है, लेकिन हमारे बचपन में ऐसा होता था, पता है हमारे फ्रेंड्स छुप कर ये करते थे और ऐसा ऐसा करते थे, ऐसे चैलेंजेस आते थे। और तुम तो जानते हो अपने दादा को, दादा नानी को, हाँ एग्जाम्पल्स देके हम अपनी स्टोरीज बताएं, उनके साथ शेयर करें। एंड बिलीव मी, अगर आपके जो इंटेंशन है वो बहुत प्योर है, बच्चों पे ट्रस्ट है, शक नहीं करते आप बच्चों के ऊपर, ट्रस्ट करते, एक सुंदर रिलेशन बना के रखते हैं, एक बॉन्ड बना के रखते हैं उनके साथ, तो बच्चे भी ओपन अप होते हैं और बताते हैं कि यस मेरे सामने भी ये चैलेंजेस आते हैं, मेरे फ्रेंड्स भी ऐसा कहते हैं। तो आप अपना एग्जाम्पल बता सकते हैं कि हाउ यू ओवरकेम दैट इन योर टाइम, क्योंकि बच्चों को लगता है हमारे पेरेंट्स के सामने ये सब कुछ नहीं आया, उनका समय और था। समय जरूर और था, लेकिन चैलेंजेस तब भी थे, पीयर प्रेशर तब भी था, है ना। जरूर है कि हम अपने माता पिता से डरते ज्यादा थे, हमें फ्रीडम उतनी नहीं थी। आज बच्चों के पास फ्रीडम है, इसलिए उनको सेल्फ कंट्रोल सिखाना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पहले हमारे पेरेंट्स ने मना कर दिया, हमारी हिम्मत नहीं होती थी बोलने की, आज बच्चे बताते ही नहीं है। तो उसके लिए उनको वो समझ देना और वो शक्ति देना बहुत जरूरी है कि ऐसी बातें आएंगी तुम्हारे सामने, लेकिन ऐसे में अपने आप को कैसे बचाना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एक दिन में नहीं आता, ये जब बच्चों के साथ हम रेगुलर बेसिस पे बैठते हैं, थोड़ी बातें करते हैं, सिर्फ पढ़ाई की बातें नहीं, लेकिन ये बातें भी, उनके जीवन में क्या चल रहा है, हमारी जीवन कैसी थी, ये शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गिव देम करेज, डोंट ट्राई टू कंट्रोल देम, बी अ रोल मॉडल फॉर देम, जहां वो देखकर समझें कि हाँ हमारे पापा ने, हमारी मम्मी ने, हमारी दादी ने क्या किया था अपने टाइम पर, क्या किया था, हमें भी उनको फॉलो करना है। और जरूरी नहीं है वो आपको फॉलो करें, इस बात को भी एक्सेप्ट करके चलिएगा। जरूरी नहीं है आपके सब कुछ समझाने के बाद भी उनमें इतनी शक्ति आए, हो सकता है किसी टाइम उनका मन फिसल भी जाए और उनसे गलती हो भी जाए, लेकिन ऐसे में भी हमें अपने बच्चों को सपोर्ट करना है। वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू, कितनी भी बड़ी गलती हो जाए वी आर देयर फॉर यू, ये ट्रस्ट बच्चों के मन में होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। बी अ ट्रस्टी। परमात्मा हमको एक बहुत सुंदर स्पिरिचुअलिटी में ये शब्द सिखाते हैं कि ट्रस्टी बन के रहो। कभी ये मत सोचो ये मेरे बच्चे हैं, क्योंकि आप सोचो पड़ोसी के बच्चे के साथ कुछ होता है हम डिस्टर्ब नहीं होते, उतना नहीं होते, लेकिन हमारे बच्चे के साथ कुछ हो तो हम बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं अपने बच्चे नहीं समझो, ऐसा समझो ये मेरे बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं और हम ट्रस्टी हैं, और ट्रस्टी बनकर उनको बेस्ट दो, बेस्ट दो, बेस्ट परवरिश दो, लेकिन इतना अटैच नहीं हो जाओ, ये समझो कि भगवान की छत्र छाया इन बच्चों पर है, उनके ये बच्चे हैं, उनका ये परिवार है, हल्के होके परवरिश करें। अगर हम टेंशन में आके परवरिश करेंगे, मैं रियलिटी बता रही हूँ, मुझे बहुत टेंशन रहती थी जब मेरे बच्चे, मतलब मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लगी, हमारे माँ बाप ने हमारे को बहुत अच्छी परवरिश दी, लेकिन मुझे टेंशन रहती थी कि क्या हम अपने बच्चों को वो परवरिश दे पाएंगे, हम वो संस्कार दे पाएंगे। अपने अंदर ऐसा लगता था कि कितना ही डांट के रखती थी, कंट्रोल में रखती थी, लेकिन फिर भी ऐसा लगता था कि आज का समय बड़ा खराब है, कैसे हम इन बच्चों को संभाल पाएंगे। लेकिन जब मैं मेडिटेशन की प्रैक्टिस करने लगी और मैंने इस कॉन्सेप्ट को समझा, बहुत हल्की हो गई, समझ में आया कि हम जन्म के साथी हैं, उन्होंने हमारे द्वारा जन्म लिया है, लेकिन कर्म उनका अपना है, और उस कर्म के लिए हर पल हमें साथ रहना, उन्हें गाइडेंस देना जरूरी है, लाइक अ ट्रस्टी।
लेकिन हम अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझने लग जाएं, उनके हर कर्म में इंटरफेयर करने लग जाए, उनका हर डिसीजन को कंट्रोल करने की कोशिश करें, वो हम पेरेंट्स को नहीं करना है। इसलिए कई बार कहते हैं कि बेस्ट एडवाइस इज नो एडवाइस, लेकिन मैं कहती हूँ साथी बनकर हमेशा रहे बच्चों के ना, हमेशा दे कैन लुक टुवर्ड्स यू कि अगर हमसे कुछ भी हो गया, सारी दुनिया हमें गलत साबित करने की कोशिश करेगी, लेकिन हमारे पेरेंट्स है जो हमें समझेंगे। ये ट्रस्टी बनकर फोकस ऑन देयर स्ट्रेंथ्स, उनको भी एहसास कराइए कि उनके अंदर विशेषताएं क्या है। चलिए एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, बहुत देर से आप सुन रहे हैं अभी कुछ, हाँ एक छोटी सी एक्टिविटी, आपको इसके अंदर गलती बतानी है। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं जो भी आपको लगता है। इस पिक्चर के अंदर छोटी सी पिक्चर दिख रही होगी आपके स्क्रीन में, ध्यान से ढूंढिए, ढूंढ के बताइए। अच्छा ओके, पकड़ ली गलती, नीरजा जी ने पकड़ ली, उन्होंने लिखा है कि हाँ, पूनम जी ने भी, चलिए सब धीरे धीरे पकड़ रहे हैं। ओके, काजल जी, दीपांकर जी, ठीक है। सो सही आपने पकड़ा कि जून में 30 दिन होते हैं, 31 नहीं होते हैं, और कैलेंडर में 31 दिन है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर गलती बताइए, दूसरी पिक्चर के अंदर इसमें क्या गलती है? ओके, उस पिक्चर का तो सबने बता दिया, इस पिक्चर में बताइए कोई गलती नजर आ रही है इसमें? ओके, यस, भूमिका जी ने ठीक बताया, बुक इज रिवर्स, द बुक कवर इज इनवर्टेड। ओके, तो गलती तो हाँ बुक प्रिंटिंग है, गलत है, ठीक है। अच्छा, आप बताइए क्या इस पिक्चर में कुछ अच्छा है? इस पिक्चर में अगर कुछ अच्छा आपको लगता है तो वो भी लिखिए। प्लांट्स हैं, ठीक है, प्लांट कैसा है? हाँ, वास है, बुक्स है, नहीं ये सब तो है, अच्छा क्या है? ग्रीनरी है, यस ना, कलरफुल है, यस, न्यू वे ऑफ बुक रीडिंग, ओके, ये भी ठीक है कि हाँ बुक ये उल्टी खुलती है, ये भी एक न्यू वे है, राइट, इसको देखने का तरीका है। सो वेरी नाइस, हाँ हरा भरा प्लांट है, वेरी गुड वेरी गुड, हाँ ऑर्गेनाइज्ड है, वेरी नाइस। सो देखा, तो अगर हमने, जब मैंने आपसे गलती ढूंढने के लिए कहा, हाँ सोर्स ऑफ नॉलेज बुक्स है, राइट, हम ढूंढना चाहेंगे तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें हमको मिल जाएंगी। जब मैंने आपसे गलती ढूंढने के लिए कहा तो सबका ध्यान था गलती ढूंढने में। कई बार एज पेरेंट्स, मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ कि हम पेरेंट्स कई बार ऐसा समझते हैं कि बच्चों के अंदर कोई भी कमी है उसको ठीक करना मेरा ही तो फर्ज है, तो हमारा फोकस हमेशा इसी चीज पे होता है, उन्होंने गलती क्या करी है, पढ़ाई में अच्छे होंगे, स्पोर्ट्स में अच्छे होंगे, राइटिंग गंदी होगी, देख तेरी राइटिंग कैसी है, उसी पे फोकस रहेगा। आई एम नॉट सेइंग कि हम उनकी कमियों को दूर करने का कोशिश ना करें, लेकिन उसी पे फोकस रखें। कई बार हमारा फोकस उसी चीज पर होता है ना, अपने आप से पूछे, बाकियों को उसकी विशेषता दिखेगी लेकिन हमको उसकी कमी दिखती है कि यहाँ गलती है। तो अभी क्या करना है, थोड़ा सा अपने नजरिए को चेंज करना है, स्पॉट द वर्च्यू, भले कितनी भी कमियां, मैं कहती हूँ कमियां ही कमियां है, ठीक है हाँ, लेकिन कुछ तो अच्छाई है ना उसके अंदर, उस वर्च्यू को ढूंढे। जैसे उस गलती को उस पिक्चर के अंदर ढूंढ रहे थे ना, ऐसे वर्च्यू को भी ढूंढे ढूंढे। हाँ, उस पिक्चर में नहीं ढूंढना है, अब वो तो आपने बहुत सारी ढूंढ ली, अब अपने बच्चों के अंदर, अपने रिश्तों के अंदर, हमारे घर में जो भी है, उनके कमियों को ना देखते हो, कमियां तो सब में, हम में भी है, उनको हमारे अंदर दिखाई देती है, हमें उनके अंदर दिखाई देती है, लेकिन अब नजरिए को बदले, स्पॉट द वर्च्यू। तो करना क्या है, उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना है, नो कंपैरिजन, नो कंपटीशन, उनकी स्ट्रेंथ्स को एक्नॉलेज करना है एंड एक्सेप्ट देम एज दे आर। क्रिएट वाइब्रेशंस, जो आप शुरू में भी अगर आपने ज्वाइन किया तो बहुत सुंदर सुंदर मैसेजेस आ रहे थे कि हमारे बच्चे वही बनते हैं जो हम उनके बारे में सोचते हैं। हमने हमेशा ये सोचा सुना कि पॉजिटिव बोलो, अपने बच्चों के बारे में पॉजिटिव बोलो, है ना। बहुत साल पहले तो ये बातें भी नहीं होती थी, लेकिन अभी चलो सब ये समझने लगे पॉजिटिव बोलो, लेकिन पॉजिटिव बोलो ही नहीं, पॉजिटिव सोचो, क्योंकि हमारी सोच जो है उससे वाइब्रेशंस बनते हैं। इसलिए अगर हमारा बच्चा काम में स्लो भी है, आप उसके बारे में सोचो, वो बहुत अच्छे से अपने टाइम से पहले काम पूरा करता है ना, उसके अंदर कोई चीज की कमी है, डिसिप्लिन नहीं है उसके अंदर, नहीं, वो बहुत डिसिप्लिन है, अपने टाइम से सब कुछ करता है, हर चीज उसकी ऑर्गेनाइज्ड है। उस तरीके से आप उसको देखोगे तो उसके पास वो वाइब्रेशंस पहुंचेगी, उसको वो पावर मिलेगी। इसलिए
सम अप करूंगी मैं आज के इस सेशन को, where P stands for positive vibrations through positive thoughts, appreciation, रोल मॉडल रहे हम अपने बच्चों के लिए, बच्चे देखते हैं और सीखते हैं हमसे, create that emotional bond, never compare, no competition, be a trustee, हल्के होकर इस पेरेंटिंग को एंजॉय करें और हल्के होकर उनकी परवरिश करें, and spot the virtues in them. तो ये बहुत सुंदर डेफिनेशन जो है आध्यात्मिकता में सिखाते हैं, वो सुप्रीम पेरेंट परमात्मा हमको सिखाते हैं। और जिस घर में रोज सुबह उठकर पेरेंट्स परमात्मा का घर में आवाहन करते हैं और उनसे शक्ति प्राप्त करके अपने घर में शक्तिशाली वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं, हर एक व्यक्ति के लिए, अपने बच्चों के लिए, ये प्रैक्टिकल मेरा अनुभव है कि हम जब अपने बच्चों के लिए ऐसी वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं या घर में हर सदस्य के लिए करते हैं, तो हमारी से वो शक्ति उन बच्चों को मिलती है। और कई बार मुंह से बोली हुई बात कानों से नहीं वो सुनते हैं, लेकिन यहाँ से निकली हुई वाइब्रेशंस उनके दिल में उतरती है। तो इस साइंस को हमें समझना है, तो आपको भी मैं इनवाइट करना चाहूंगी, जो करते हैं मेडिटेशन बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं करते हैं तो आप भी ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर्स हमारे सिंगापुर में भी हैं, जो सिंगापुर के भाई बहन जुड़े हुए हैं या देश विदेश से कहीं से भी जुड़े हैं, हमारे ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर 140 कंट्रीज में है, जो कि सिस्टर अभी बताएंगी भी। लेकिन उससे पहले मैं समझती हूँ कि हम 2 मिनट, हम मेडिटेशन क्या है, बेसिकली मेडिटेशन केवल सिर्फ आंख बंद करके एकाग्र होने की बात नहीं है, लेकिन अपने संकल्पों को एक सुंदर दिशा देना है ना। तो उसकी छोटी सी झलक हम अभी अनुभव में लेकर आएंगे। तो सभी सीधे होके बैठ जाएं। मैं कुछ थॉट्स आपको दूंगी, उसको सिर्फ अपने सामने विजुअलाइज कीजिएगा और उसको ही अनुभव करने की कोशिश कीजिएगा। ओम शांति। आज मुझे बहुत सुंदर एक रियलाइजेशन हुई, जाने अनजाने में मैंने अपने बच्चों में अपना फोकस उनकी कमियों पर रखा, उनको औरों के साथ कंपेयर किया, उनकी क्षमताओं को कम समझा, उनको एक रेस में सदा लगा के रखा और समझा जैसा मैं चाहती हूं वो ऐसा ही क्यों नहीं करते। लेकिन आज एक नया दृष्टिकोण उन प्यारे प्यारे बच्चों के प्रति जो भगवान की देन है, ईश्वर ने मुझे ये सुंदर गिफ्ट दिए हैं और इनकी सुंदर पालना करने के लिए उस परमात्मा ने इनके अंदर जो विशेषताएं भरकर भेजी हैं, आज से मेरा ध्यान सिर्फ उन बातों पर ही रहेगा। इन बच्चों को भी रियलाइज कराना है ये कितने यूनिक है, ये कितने स्पेशल है, इनमें कितनी विशेषताएं भरी हैं परमात्मा ने, इनमें कितनी शक्तियां हैं। दिल से इमर्ज करें अपने बच्चों की उन विशेषताओं को। आज कम से कम 2 विशेषताएं अपने सामने लेकर आएंगी जो उनको सबसे अलग बनाती है, जिसको शायद कभी मैंने एक्नॉलेज नहीं किया, लेकिन उनमें है। आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑलमाइटी गॉड फादर, जिसने मुझे इतने प्यारे बच्चे का पेरेंट बनने का सौभाग्य दिया। आज मैं जरूर परमात्मा के इस विशेष क्रिएशन को, इस प्यारे से बच्चे को जरूर बताऊंगी कि वो कितना स्पेशल है और मुझे उसके अंदर क्या विशेषताएं दिखाई देती है। आज से सब काम करते मैं विशेष
कुछ समय अनडिवाइडेड अटेंशन के साथ उस रिश्ते को दूंगी, जिससे वो रिश्ता फिर से हरा भरा हो जाए। Thank you, God, for giving me this time for self-reflection, self-realization. Om Shanti. उस परमात्मा का सदा धन्यवाद करते रहें जिसने हमें पेरेंट बनने का मौका दिया। हल्के रहें, एंजॉय करें, and let children enjoy their childhood. Om Shanti. ओम शांति सिस्टर, थैंक यू सो मच कि आपने इतने सुंदर तरीके से और इतने सहज तरीके से हम सबको बताया कि कैसे हम अपने बच्चों के साथ एक सुंदर और संतुलित संबंध स्थापित करके कैसे ट्रस्टी बनकर उनकी प्रभावकारी पालना कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सिस्टर। हमारी ऑडियंस से मैं कहना चाहूँगी कि जो भी लोग ब्रह्मा कुमारी के किसी सत्र से आज पहली बार जुड़े हैं, वह सब हमारे मेडिटेशन राजयोगा कोर्स को यदि सीखना चाहते हैं तो ये बिल्कुल निशुल्क है, आप इसे सीख सकते हैं। और ये कोर्सेज न केवल हिंदी में बल्कि अन्य भाषाओं में भी दिए जाते हैं, जैसे कि तमिल, चाइनीज़, इंग्लिश। आप ये वीकडेज और वीकेंड दोनों ही दिनों में दिए जाते हैं। और आपके स्क्रीन पर आने वाला जो हमारा वीकडे कोर्स है उसकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। यह मंडे से फ्राइडे तक यानी कि सोमवार से शुक्रवार तक 18 जुलाई से 29 जुलाई तक होगा और इस कोर्स की टाइमिंग होगी 11 बजे से सुबह 12:30 बजे तक। इसके लिए आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। और दूसरा कोर्स जो है वो हमारा वीकेंड का कोर्स है, जो शनिवार और इतवार यानी कि सैटरडे और संडे को 30 जुलाई से 21 अगस्त तक दिया जाएगा और इसकी टाइमिंग होगी 10:30 बजे से सुबह 11:30 बजे तक। तो आप अपने सुविधा के अनुसार, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली दिन और समय का चुनाव कर सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट पे भी जाकर आने वाले कोर्सेज के बारे में डिटेल ले सकते हैं। एक बार फिर से दोहराऊंगी कि ये कोर्सेज पूरी तरीके से निःशुल्क हैं। अब जैसा कि ब्रह्मा कुमारीज का ट्रेडिशन है कि यहाँ पर किसी भी सत्र के अंत में ब्लेसिंग दी जाती है, तो आज हम सब की तरफ से आप सब के लिए एक ब्लेसिंग दी जा रही है, जिसे आप हम सब की तरफ से अपने लिए स्वीकार करें। आप बहुत विशेष हैं, आपको मिला हुआ कार्य आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। स्पेशली एज अ पेरेंट आप सचमुच विशेष हैं कि आपको परमात्मा ने ऐसा सुंदर क्रिएशन दी है, जैसा दीदी ने बताया, और आपसे अच्छी पेरेंटिंग उसके लिए कोई कर ही नहीं सकता है। साथ ही मैं यहाँ पर उपस्थित अपने सारे भाई बहनों का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला और हमारे साथ इस सत्र में जुड़े। तो डॉक्टर अदिति, आपका फिर से एक बार दिल से हार्दिक धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू वेरी मच सिस्टर। Thank you so much. Om Shanti. शांति।